देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां महाधिवेशन आज से शुरू हो गया है। खेल गांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में ये कार्यक्रम चल रहे हैं, महाधिवेशन चल रहे हैं और इस महाधिवेशन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संबोधित किया। वहीं गुरुजी शिबू सोरेन ने इस महाधिवेशन का उद्घाटन किया। बहरहाल ये चीजें अलग हैं, लेकिन दोस्तों आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव के पहले पूरे राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक पोस्टर जारी हुआ था, जिसमें हेमंत सोरेन की तस्वीर को दिखाते हुए कहा गया था, नहीं झुकेगा झारखंड। और आज के महाधिवेशन में अगर आप हेमंत सोरेन के वक्तव्य को सुनेंगे तो वो चीजें फिर से सुनाई दी है। हेमंत सोरेन ने साफ शब्दों में कहा है कि जो चाहते हैं विरोधी दल के लोग कि वो झुकेंगे, तो झारखंड झुकने वाला नहीं है, झारखंड कभी झुक नहीं सकता। वहीं दूसरी ओर हेमंत सोरेन ने कई और ऐलान कर दिए हैं। इशारों ही इशारों में उन्होंने झारखंड के हक अधिकार को लेकर के एक बार फिर से उलगुलान की बातें कह दी है। कैसे झारखंड को अलग किया गया, गुरुजी की भूमिका क्या रही, गुरुजी ने कैसे इस आंदोलन का नेतृत्व किया, उनके साथ कितने लोग शहीद हुए, सभी चीजों को कहने के बाद हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि 2000 ईस्वी में जब झारखंड अलग राज्य बना तो सत्ता फिर उन्हीं लोगों के हाथों में चली गई थी जो झारखंड को नहीं देना चाहते थे। और उन्होंने कहा कि जो यहां के मूलवासी, आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और हर वर्ग के जो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनको जो अधिकार मिलना चाहिए था उस अधिकार से वंचित रखा गया। 2019 में पहली मर्तबा जो है आदिवासी मूलवासी की सरकार बनी। उसके बाद भी केंद्र में बैठे लोगों को पेट में दर्द होने लगा, डराया, धमकाया, जेल में डाला, सारी बातें उन्होंने कही। लेकिन जो अपने संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधानसभा चुनाव के पहले रखा था, चाहे वो ओबीसी आरक्षण हो, 1932 आधारित स्थानीय नीति हो या फिर जातीय जनगणना हो, इन सारे मुद्दे पर भी राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुए। प्रोफेसर स्टीफन मरांडी जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठतम नेता हैं, उन्होंने राजनीतिक प्रस्ताव को रखा। पहले हम आपको सुनाते हैं कि हेमंत सोरेन ने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में क्या कुछ कहा और कार्यकर्ताओं को क्या संबोधित करते हुए कहा। आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी ने जो पेड़ लगाया, कई लोग जब इन्होंने अलग राज्य का सपना देखा तो यही सामंती सोच वाले लोग इन पर हंसते थे कि आदिवासी लोग राज लेगा, ये लोग तो हड़िया दारू पी के पेड़ के नीचे पड़ा रहेगा। जब राज ले लिया तो राज का सत्ता छीन लिया। यही सोचकर कि ये लोग सत्ता क्या चलाएगा, और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा राज लेना भी जानता है और राज को चलाना भी जानता है। ये आज देश और दुनिया ने देखा। आज आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी को सिर्फ राज नहीं, सिर्फ देश नहीं जानता है, पूरा दुनिया का लोग इनको सम्मान की नजरों से देखता है। आज उनके लगाए हुए इस विशाल वृक्ष को, इनको सींचने, संवारने का, इनको आगे बढ़ाने का हमारी नई पीढ़ी के सहयोगी लोग कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आज आप लोगों की इस जोश के माध्यम से, आप लोगों की इस उत्साह के माध्यम से
हम लोग बड़ी बड़ी और ऐसे ताकतवर लोगों के साथ भी लोहा लेने का हिम्मत रखते हैं या हिम्मत बना पाते हैं, जो लोग आज के दिन में इस कदर अपने षड्यंत्रों का पंख पसार के बैठे हैं कि जहां उनके विरुद्ध में कुछ बोलो या तो जेल में डाल दिए जाओगे या तुम्हारा भविष्य खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ना कभी डरा है, ना कभी डरेगा, ना कभी झुकेगा। हमारा ये मानना है, हमारे अगुआ साथियों के द्वारा आदरणीय गुरुजी के खून पसीने से सींचा हुआ ये राज किसी को लूटने नहीं देंगे। अब इस रास्ते पे ये राज चलेगा कि इस राज का हक अधिकार इस राज की जनता को सबसे पहले मिलेगा, तभी किसी को इस राज से बाहर उसका अधिकार दिया जाएगा। तो इसीलिए आज आप सब लोग प्रमुख सक्रिय जुझारू कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं। आपके बदौलत ये संगठन, ये एक पेड़ इस राज का इतना बड़ा वृक्ष हो चुका है यार, इतना इसकी लंबी जड़ें हो चुकी है, इतनी गहराई तक जा चुकी है कि आज मुझे नहीं लगता कि इस राज का कोई ऐसा घर बचा होगा जहां इस झारखंड मुक्ति मोर्चा का जड़ ना पहुंचाओ। इसीलिए आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, इस आशा उम्मीद के साथ कि हम लोग बहुत ठगे गए, बहुत छले गए, बहुत इस राज पर शोषण हुआ। यहाँ के आदिवासियों, यहाँ के दलितों को, यहाँ के पिछड़ों को, यहाँ के अल्पसंख्यकों के ऊपर, यहाँ के जल जंगल जमीन को तहस नहस कर दिया गया। और आज भी कहीं ना कहीं जिस सामंती सोच के साथ विरुद्ध में हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने संघर्ष का मोर्चा खोला, आज वही लोग चेहरा बदल बदल करके आज एक ऐसा रूप धारण कर लिया है जहां इस देश के लिए और विभिन्न राज्यों के लिए चुनौती बना पड़ा है। लेकिन आज भी कई राज्य में ऐसे लोग अपनी ताकतों को एकत्रित कर रहे हैं जहां इनको भी मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी चल रही है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से आज इन सामंती विचार वाले लोग जहां पूरे देश के अंदर हर चीज अस्त व्यस्त करके रख दिया गया है, चारों तरफ पूरे देश के अंदर एक भय का वातावरण खड़ा करने का तैयारी किया जा रहा है और निरंतर प्रयास है, और वो सिर्फ और धन बल के बदौलत। अब आने वाला समय इन पूंजीपतियों को, इन धन बल वाले जमात को इस देश से और विभिन्न राज्यों से हम सभी आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोग, किसान, मजदूर लोग उखाड़ के फेंकने का संकल्प लेकर के हमें आगे बढ़ना होगा। तो इसलिए आप सबका बहुत बहुत आज के इस महाधिवेशन में शामिल होने के लिए स्वागत है। मुझे याद है आज हम इतने भाव्यता के साथ इस महाधिवेशन का कार्यक्रम को हमने शुरू किया है। हमने कई महाधिवेशन देखा और कई महाधिवेशन में हमें शामिल होने का मौका भी मिला, जहां टूटे फूटे हमारे पंडाल समियाना के अंदर कार्यक्रम होता था। और आज के इस कार्यक्रम की
भव्यता और इसमें बदलाव को भी आप महसूस कर रहे होंगे। और मैं आशा करता हूं कि जिस भव्यता और जिस बदलाव के साथ हम यहां खड़े हैं, यही बदलाव हमारे गांव देहात, हमारे गरीब गुरबा लोगों के घरों में भी होना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह 13वां महाधिवेशन निश्चित रूप से झारखंड राज्य की राजनीति को एक नया दिशा देने का प्रयास है। बहुत संघर्षों के उपरांत अपने इतने लंबे राजनीतिक जीवन में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बहुत सारे मुकाम हासिल किए हैं, लेकिन संविधान की पहली प्रस्तावना पंक्ति जब 4 फरवरी 1972 को स्थापना हुई थी और 1983 में जब संविधान अंगीकार किया गया था तो उसकी पहली प्रस्तावना पंक्ति यह कहती थी कि वाम जनवादी विचारधारा पर आधारित यह संगठन झारखंड की शोषित पीड़ित राष्ट्रीयता के हर त्राण के लिए काम करेगा और झारखंड में एक शोषण मुक्त समतामूलक समाज को बनाने की दिशा में प्रयास करेगा। तो हमें लगता है कि कुछ काम हम लोगों ने किया है, कुछ रास्ते हम लोगों ने तय किए हैं और अभी और रास्तों को तय करना बाकी है। सम्मेलन राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप, जनता की जनभावनाओं के अनुरूप निश्चित रूप से राजनीतिक प्रस्ताव पारित करेगा और यह राजनीतिक प्रस्ताव संगठन और राज्य के हित में होगा। सर, अभी तक जेएमएम जो है जल जंगल जमीन की बात हो रही है और हालिया दिनों में इसका शहरी विस्तार भी हो रहा है, तो क्या शहरी मतदाताओं को देखते हुए कुछ फैसले लिए जाएंगे? झारखंड समूची झारखंडियत को बोध कराता है, चाहे वो शहर में बसने वाले झारखंड के लोग हों, चाहे वो सुदूर ग्रामीण अंचलों में बसने वाले लोग हों। निश्चित रूप से प्रतिनिधित्व संपूर्ण झारखंड का है और झारखंडी चेतना समग्र रूप से झारखंड के शहरों और ग्रामीण अंचलों में रहने वालों में निवास करती है और मुक्ति मोर्चा इसी का परिचायक है। इसलिए हम इस विभेद को नहीं मानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जनाधार सिर्फ ग्रामीण अंचलों में। हम यह मानते हैं कि शहरों में रहने वाले जल जंगल जमीन की अवधारणा को मानने वाले लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ थे, हैं और रहेंगे। निश्चित रूप से मेरा यह मानना स्पष्ट रूप से है कि इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनभावनाओं का प्रतिबिंब होना चाहिए था। जब इस देश में किसानों के लिए कानून लाए गए तो यह कहा गया कि ये किसानों के हितकर कानून है। 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत के बाद अगर इस देश की राजनीतिक व्यवस्था ने उनके कानूनों को, कृषि कानूनों को किसानों के हितकर नहीं माना और वापस लिया, तो मेरा यह मानना है कि आज जिस तरीके से इस देश की एक बड़ी आबादी की जनभावनाओं के विरुद्ध वक्फ कानूनों को लाया गया है, निश्चित रूप से इस देश की संसद को, इस देश की राजनीतिक पार्टियों को जनभावनाओं का सम्मान करना चाहिए। सर, कल्पना सोरेन के रूप में एक बड़ा आपका चेहरा मिला है सर, क्या इसका इस्तेमाल किया जाएगा? निश्चित रूप से कल्पना सोरेन पार्टी से अलग नहीं है और कल्पना सोरेन के द्वारा जो भी काम किए गए उसका फलाफल पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा में देखा है और आने वाले दिनों में भी निश्चित रूप से उनका उपयोग पार्टी करेगी। दोस्तों, आपने सुना हेमंत सोरेन को, साफ शब्दों में कहा झारखंड अपना हक लेना जानता है। पहले तो ये चर्चा चलती थी कि आदिवासी सरकार चला लेगा, हरिया दारू पीकर गाछ के नीचे सोने वाला सत्ता क्या चलाएगा। लेकिन 2019 में जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के प्रयास से सत्ता में झारखंड मुक्ति मोर्चा आया और इसके बाद फिर 2024 के चुनाव में भी आया और इसके बाद दिखा दिया कि कैसे सत्ता चलाई जाती है। लेकिन अभी भी उनका जो कहना था, अभी भी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। अब लड़ाई है हक की, हुकूक की। जो झारखंड को हक मिलना चाहिए उसकी लड़ाई है और इसके लिए फिर से एक बार उलगुलान होगा। वही राजनीतिक प्रस्ताव जो पारित किए गए, राजनीतिक प्रस्ताव जो पेश किए गए हैं, उसमें वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया गया। जाहिर तौर पर पहले से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा इसकी मुखालफत करते आ रही है, विरोध करते आ रही है और आज राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किए गए। गुरुजी अस्वस्थ थे लेकिन उनको व्हील चेयर पर कार्यक्रम स्थल में ले जाया गया। उनकी पत्नी रूपी सोरेन भी कार्यक्रम स्थल में पहुंची, कल्पना सोरेन भी साथ में थी। अब कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं।
चर्चा इस बात की है कि कल्पना का कद क्या होगा। चर्चा इस बात की है कि पार्टी में उनको क्या दायित्व मिलने जा रहा है। लगातार जो 13वां महाधिवेशन की तैयारी जब से शुरू हुई है, इस बात की चर्चा जोरों पर है कि पार्टी में कल्पना सोरेन को बड़ा स्थान दिया जाएगा। और केंद्रीय महासचिव जो है विनोद पांडे, इन्होंने कई मर्तबा, और सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी इस बात को कहा है, और अभी आपने सुना सुदीप कुमार सोनू जो मंत्री हैं उन्होंने भी कहा है। यानी सब ओर से ये बातें आ रही है कि जिस तरह से लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान कल्पना सोरेन ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच उनका जो एक्सेप्टेंस था, उसके माध्यम से जिस तरह से पार्टी को मजबूती दी है, जाहिर तौर पर उनको पार्टी में ऊंचा स्थान मिलना चाहिए। और कल जो है सो फिर से पदाधिकारियों की घोषणा होगी, कौन होंगे अध्यक्ष, कौन रहेंगे कार्यकारी अध्यक्ष, और पार्टी में किनको कौन सा बड़ा पद मिलने जा रहा है, इसकी घोषणा होनी है। तो जाहिर तौर पर आप ये मान के चलिए कल्पना सोरेन को पार्टी में एक बड़ा स्थान मिलने जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आप देखें, केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन बिल लाया, अभी लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पारित होने के बाद राज्यपाल के भी, राष्ट्रपति के भी, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति का भी हस्ताक्षर उसमें हो गया और अधिसूचना भी जारी हो गई। उसके बाद लगातार आप जिस तरह से देख रहे हैं, बंगाल में इसको लेकर के खूनी खेल चल रहे हैं, झारखंड में भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं और कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सत्ता में है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ सत्ता में शामिल है झारखंड में, उन्होंने भी, उनके मंत्री इरफान अंसारी ने भी साफ शब्दों में कह दिया है कि वक्फ संशोधन बिल को झारखंड में लागू नहीं करने दिया जाएगा। जाहिर तौर पर यहां भी टकराव की स्थिति बन रही है, क्योंकि 15 स्टेट की विधानसभा से भी इसको पारित कराना है, 15 स्टेट की भी इसमें सहमति होनी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के पास सत्ता जो है सो वो 15 स्टेट से ज्यादा में है, तो जाहिर तौर पर उनका जो बिल पास हुआ है पार्लियामेंट से वो कंटिन्यू रह जाएगा। लेकिन जिस तरह से बंगाल में विरोध हो रहे हैं, झारखंड में विरोध शुरू हो गए हैं, अन्य राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, ऐसे में सीधे तौर पर महाधिवेशन में यह घोषणा करना कि इसके खिलाफ हैं, जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या बन रही है झारखंड में। दूसरी ओर जो सरना धर्म कोड का मामला था, राजनीतिक प्रस्ताव में इस विषय को भी लाया गया कि सरना धर्म कोड का जो प्रस्ताव, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कराया गया है झारखंड विधानसभा से, और उसको प्रस्ताव को पारित कराकर केंद्र सरकार के पास भेजा गया है, इसके लिए जो है आगे अब पार्लियामेंट से कैसे पारित हो, इस पर पार्टी काम करेगी और इसके लिए जो भी लड़ाई लड़नी होगी पार्टी उसके लिए तैयार है। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो मुद्दा है जातीय जनगणना का। दोस्तों, जनगणना केंद्र सरकार कराती है, वो सेंट्रल ये में आता है, तो केंद्रीय सूची में जब वो आता है तो राज्य सरकार सिर्फ जातीय गणना करा सकती है, जनगणना नहीं करा सकती है। अब जो प्रस्ताव पारित किए गए हैं, राजनीतिक प्रस्ताव, उसमें कहा गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो झारखंड में तो जातीय जनगणना कराने के पक्ष में है ही, देश में भी जातीय जनगणना हो इसके भी पक्षधर है। और आपको याद होगा कि राहुल गांधी लगातार जातीय जनगणना को लेकर के मुखर रहे हैं, पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक। कांग्रेस पार्टी का सहयोग झारखंड मुक्ति मोर्चा को है सरकार में, तो यह मुद्दा भी जो है सो दोनों पार्टी का फिट बैठ रहा है। वक्फ संशोधन बिल का मुद्दा भी दोनों पार्टी में फिट बैठ रहा है। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जो है सो, जब मंत्री नहीं थी दीपिका पांडे सिंह, लगातार विधानसभा में उठाती रही है 27% आरक्षण का मामला। विधानसभा से विधेयक भी पारित हुआ, लेकिन वो विधेयक वापस हो गया था। अब विनोद पांडे जो केंद्रीय महासचिव हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उनका कहना है कि इसको लेकर के पार्टी अंतिम समय तक लड़ाई लड़ेगी। यानी ओबीसी आरक्षण, 1932 आधारित खतियान नीति सहित 10 विधेयक ऐसे हैं जो वापस हुए हैं या फिर पड़े हुए हैं राजभवन या राष्ट्रपति भवन में, उसको लेकर के कैसे होगा उस पर पार्टी काम करेगी। और हो सकता है तो फिर से इसको लेकर के एक रणनीति बनाई जाए। जाहिर तौर पर वो सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिन मुद्दों को लेकर के सत्ता में, मुद्दे के साथ सत्ता में महागठबंधन गया हुआ था। अब देखना दिलचस्प यह है कि महागठबंधन नौकरी को लेकर के भी जनता के बीच गया था, लेकिन अब तक उस पर जो है सो जिस तरीके से काम होना चाहिए था वो काम दिखाई नहीं दे रहा है। 2019 में सत्ता में जब हेमंत सोरेन आए थे, उस समय भी 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी और 5 वर्षों में आपने देखा था 40 से 45 हजार तक ही वो आंकड़ा पहुंच पाया था।
और अब इस बार भी उस तरह की बातें कही गई है। लेकिन जो स्थिति जेएससीसी और जेपीएससी के द्वारा किया जा रहा है, सरकार को इसमें फजीयत उठानी पड़ रही है। कुछ मामले कोर्ट में फंस जा रहे हैं जाकर के। पेपर लीक का मामला भी जांच चल रहा है। जेपीएससी का 9 महीने से रिजल्ट नहीं निकला है। तो कई चीजें ऐसी हैं जिस पर भी काम करने हैं। अब इस महाधिवेशन के बाद जो राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुए हैं, उसका इंपैक्ट राज्य की जनता के बीच क्या होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। जाहिर तौर पर अगर आप प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा से तुलना करते हैं, तो जहां सीटों के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है सो भारतीय जनता पार्टी से काफी आगे है। इस बार के चुनाव में 13 सीटें ज्यादा हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को भारतीय जनता पार्टी से। वहीं सांगठनिक स्तर पर भी अगर आप देखेंगे तो जो सदस्यता अभियान की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक साथ की थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्यता अभियान लगभग पूरा हो गया है और अब वो अपने केंद्रीय अध्यक्ष का चुनाव करने जा रहे हैं, कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव करने जा रहे हैं और पदाधिकारियों का चुनाव करने जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यह है कि अभी मंडल स्तर पर भी चुनाव संपन्न नहीं हो पाए। यानी सांगठनिक स्तर पर भी कहीं ना कहीं जो है सो अपर हैंड में दिखाई दे रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा। अब इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को करना है कैसे वो सांगठनिक स्तर पर अब जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उससे टक्कर ले सकें। वहीं दूसरी ओर यह भी देखा जा रहा है कि जो झुकाव है, एनडीए के लोग लगातार जो है सो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर आकर्षित। अभी आपने ताला मरांडी को देखा, नीरू शांति भगत को देखा, आजसू पार्टी से वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हुई। नीरू शांति भगत कोई छोटे मोटे नेता की पत्नी नहीं है, वो झारखंड आंदोलनकारी कमल किशोर भगत की पत्नी है और अलग राज्य के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कमल किशोर भगत ने। ताला मरांडी का तो चलिए कई पार्टी बदले थे, फिर भाजपा में आए, झारखंड मुक्ति मोर्चा से कांग्रेस होते हुए भाजपा में आए थे, फिर भाजपा से आजसू, फिर भाजपा होते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापस गए। लेकिन ये चीजें बन रही हैं, ये चीजें दिखाई दे रही हैं। और अब जैसा कि हेमंत सोरेन ने कहा कि गांव गरीब तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाना है, गांव गरीब के लिए काम करना है और उसके लिए एक रणनीति तैयार की जाएगी। जाहिर तौर पर हेमंत सोरेन का जो अगला स्टेप होगा वो सीधे तौर पर झारखंड में जो मजबूती मिली है उस मजबूती को और कैसे मजबूत किया जाए, इस पर फोकस होगा। वहीं एक चीजें और जो सामने आई थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का विस्तार अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम होते हुए गुजरात तक करना है। यानी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने आप को स्थापित करने के लिए काम करेगा, इस पर भी चर्चा हुई है। अब आगे देखना है कि 15 तारीख को यानी मंगलवार को जो अंतिम सत्र है, अंतिम दिन है, उस दिन क्या कुछ आते हैं। क्या जो आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि परिवार के लोग ही पार्टी की सत्ता पर भी बैठे रहेंगे, क्या उसमें कुछ अलग आएगा या फिर जो गुरुजी केंद्रीय अध्यक्ष हैं, पार्टी के सुप्रीमो हैं, उनको वो पद कायम रहेगा, कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ही रहेंगे और कल्पना सोरेन मुख्य रूप से जो सबकी निगाहें टिकी हुई है कि कल्पना सोरेन को किस रूप में पार्टी यूज करेगा, पार्टी किस पद पर उनको लाएगा, ये बड़ा सवाल है। इस पर पटाक्षेप कल हो जाएगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।